गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ सबीन फारूक और मैं हूँ आदिल निज़ामी। और आदिल, कल का दिन माओ के नाम रहा और वैसे तो हर दिन ही जाहिर है माओ के नाम रहता है, लेकिन कल के दिन की अगर बात की जाए तो मदर्स डे के हवाले से सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट भी किया और कुछ लोगों ने अपनी मदर्स को, जाहिर है उस दिन एक खास दिन होता है, वैसे तो हर दिन माँ का दिन है और आपको हर दिन ही अपनी माँ को स्पेशल फील करवाना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली शी इज स्पेशल और वो डिजर्व भी करती हैं। बट जाहिर है आप में से बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने केक कटिंग की, कुछ ने डिनर्स करवाए, कुछ ने लंच, कुछ लोगों ने तोहफे तहाइफ, ये सारी चीज़ें जाहिर है हमें नजर आई। तो कल इंटरनेट जो था वो थ्रू आउट मदर्स डे की विशेष से भरा हुआ था। बिल्कुल, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ हमने देखा कि माओ को विश किया जा रहा था, उनके साथ तस्वीर अपनी शेयर की जा रही थी, उनके साथ जो मेमोरीज हैं उसको शेयर किया जा रहा था। ऐसे में जो रिश्ता है एक आदिल, एक बात वैसे जो आपने पिक्चर्स की बात की ना, उससे मुझे थोड़ा ख्याल आया कि बहुत सारी माएँ शिकायत भी कर रही थी कि हमारे लिए इन पर्सन कुछ किया नहीं है और स्पेशली कुछ माओं को तो पता भी नहीं है कि उनके बच्चों ने उनके साथ तस्वीरें अपलोड की हुई हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, दिन बड़ा अच्छा दिन है। इसका आगाज़ की अगर हम बात करें, अमेरिका से इसका आगाज़ हुआ था 1907 में, अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया, वहाँ से ये तहरीक शुरू हुई। उसके बाद पहली बार जो रियासत पेंसिल्वेनिया है उसको वहाँ पर उसको सेलिब्रेट किया गया और 1911 में बाकायदा तौर पर अमेरिकी सदर जो थे विल्सन, उन्होंने इसको जो है अमेरिकी सतह पर, उसके बाद दुनिया के कई ममालिक इसको ऑब्जर्व करते हैं इस दिन को। जाहिर सी बात है। अच्छा, वो जो मैं बात कर रही थी ना कि सोशल मीडिया पर कहती हूँ कि देखिए ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अगर, मतलब एक होता है ना कि आप आपस में रिश्ते जो होते हैं उनको अगर आप बहुत उनसे प्यार भी करते हो, ऑब्वियसली सब करते हैं, माँ हो, बाप हो, बहन भाई, कुछ हमारे यहाँ ना एक्सप्रेशन का कोई वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन नहीं है, बस इजहार करने का तरीका इजहार करना हमें नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो इतनी हेजिटेशन सी होती है ना कि आप कैसे अपनी माँ के पास शायद फील कर रहे होते हैं, वो शायद बचपन से हमने इस तरह से रखा हुआ होता है। एनी हाउ, जो माएँ देख भी नहीं है, अगर आपके बच्चों ने सोशल मीडिया पे विश किया तो ऑब्वियसली शायद वो जो स्पेस है उस स्पेस की कमी भी बाज़-औक़ात होती है जिसकी वजह से शायद वो आकर आपको हग नहीं कर सके या ऐसे कुछ भी, बट दे लव यू अ लॉट क्योंकि आप ऑब्वियसली प्यार के काबिल ही हैं। अच्छा, ऐसे में आदिल, अब मैं कल सोशल मीडिया पे मेरे पास कुछ फैक्ट्स आए। अब जब मदर्स डे के हवाले से बात होती है तो हमें उन माओं को नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रही हैं फ़लस्तीन में, गज़ा की अगर बात की जाए। कुछ मेरे पास जो फिगर्स आए उनको देखकर कल लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकले और मैंने सोचा कि सबसे शेयर ज़रूर करें क्योंकि कल के दिन हमने उन माओं को भी तो याद करना है ना कि जिनके बच्चे उनसे चले गए हैं। 15,000 का सबीन फिगर है, 15,000 बच्चे, टोटल 35,000 अमवात हैं जिनमें 15,000 कम सन बच्चे। एग्जैक्टली, जो एक मेरे पास फिगर्स आ रही थी वो ये है कि 6,000 से ज़्यादा माएँ जो हैं वो गज़ा में वो शहीद हो चुकी हैं। 50,000 जो ख़वातीन हैं वो प्रेगनेंट हैं। इसके अलावा 180 जो ख़वातीन हैं वो हर दिन जाहिर है बर्थ दे रही हैं, उनकी अगर बात की जाए डिलीवरीज हो रही हैं, लेकिन विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनी मेडिकल हेल्प। जो हम अक्सर देख रहे होते हैं कि वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि किस तरह से हालात हो चुके हैं और किस तरह से वहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनकी माएँ उनसे बिछड़ चुकी हैं। और ऑब्वियसली उस लिहाज से ये जो कल का दिन था, बल्कि हर दिन जो है वो उन माओं के नाम भी हम ज़रूर करेंगे। और जाहिर सी बात है फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि फ़लस्तीन की माओं को आपने अपने दिलों से नहीं किसी भी किस्म से आपने भुलाना, बिकॉज वो माएँ भी जाहिर है उसी तरह से काबिल इज्जत हैं, उसी तरह से प्यार के काबिल हैं। मुश्किल टाइम में इस वक्त मुश्किल वक्त है और जाहिर है हम सबको साथ देना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले जी वेदर बताते हैं। वेदर, आज का मौसम बड़ा अच्छा, वीकेंड हमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा मौसम था, बारिश होती रही। संडे वेडनेसडे हमने सैटरडे संडे हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और खूब इस्लामाबाद की ग्रीनरी को हमने एंजॉय किया। ऐसा ही है। तो अब बढ़ते हैं जी मौसम की जानिब और आपको मौसम बताते हैं। मौसम से मुझे बड़ा मजा आता है जब मौसम की बात होती है, हाथ में कॉफी का कप हो या जाहिर है चाय का कप हो तो बताते हुए भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। तो सबसे पहले जी हम इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो कम से कम 20 ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में कम से कम 25 ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 27 ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और पेशावर में कम से कम 22 ज़्यादा से ज़्यादा 35। और कोयटा की बात करेंगे, कोयटा में कम से कम जो है 15 ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम और हर जगह पे सूरज चमक रहा है। जब हम फ्राइडे की बात कर रहे थे तो फ्राइडे को हम ये कह रहे थे कि
बादल है, बारिश हो रही है और कई इलाकों की बात हम कर रहे थे, मतलब वीकेंड बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन अब आप ये बता रही हैं कि आइंदा अगले जो चंद हफ्ते हैं वो गर्म होंगे, मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का ज़रा दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब कुछ अनोखी खबरों की बात करते हैं, वो शामिल करते हैं जरा। अश्विन, हमारे यहाँ जो शादियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और शादियों पर मुख्तलिफ नौइयत के जो है इंतजाम किए जाते हैं। और इस सियालकोट की एक शादी हम आपको बताते हैं। सियालकोट में 2 भाइयों की शादी में नोटों की बरसात, दूल्हे के अहले खाना ने लाखों रुपए बरसात ये मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, परफ्यूम लुटाए गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भाइयों की शादी थी, इसलिए बारात भी लैमोजीन पर आई। ये देखें ना, ये हमें जो GT रोड के अतराफ़ के इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में मौजूद हैं और ये यहाँ पर ट्रेंड बनता जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पर बारात आएगी, लैमोजीन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी और जो डॉलर्स हैं, पाउंड हैं, वो निछावर किए जाएंगे। सभी लुटाने वाले हैं, लूटने वाले भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वहाँ पर उन्होंने भी खसूसी तौर पर इंतजाम किए होते हैं। उनका जनाब, उन्हें बड़े बड़े जाल बनाए होते हैं, जो डॉलर ऊपर जाता है ज़मीन पर नहीं आ पाता क्योंकि उन्होंने वो नेट के वो बनाए हुए हैं और वो जो नेट है उस नेट के थ्रू ऑब्वियसली वो पैसों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, अच्छा लेने वालों को तो मुझे लगता है कि अच्छा अब डॉलर जब गिर रहे हैं और वो इतने सारे डॉलर किसी ने इकट्ठे कर दिए तो 1 महीना तो मेरा ख्याल है काम करने की जरूरत नहीं होगी। शायद ये तो पूरा शादियों के सीजन होते हैं, शादियों का सीजन लगाते होंगे, पूरी अपनी ट्रेनिंग कर वहाँ पर आते होंगे, पूरा अपने आप को तैयार कर। सही बात है। चलें, बाकी एक और अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। 16 मई से पेट्रोल 13 रुपये सस्ता होने का इम्कान है। डीजल की कीमत में 8 से 9 रुपये कमी मुतवक्के है। इसका इतलाक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मंजूरी से होगा, क्योंकि तमाम कमोडिटीज़ जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत के साथ रिलेट करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और पिछले कुछ टाइम में ना करें अब पेट्रोल सस्ता होता है, हमने चीजें सस्ती होती कभी नहीं देखी हैं। नहीं, डेफिनेटली होगा। अगर एक लंबा अरसा पेट्रोलियम मसनूआत स्टेबल रहेंगी तो डेफिनेटली उसका इतलाक अवाम तक भी पहुंचेगा। नहीं आदिल, देखिए पॉइंट यहाँ पे यही है सारा कि वाकई में पेट्रोल तो सस्ता होता, हम देख रहे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप मार्केट में जाते हैं तो आपको वो तमाम अशिया वो उसी कीमत पर ही मिल रही होती है जिसके। तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छी बात है आपने पेट्रोल की कीमत कम कर दी, ये लोगों के लिए जाहिर है एक अच्छी खबर है, बट एट द सेम टाइम अगर वो खाने पीने की चीज़ें या जो भी अशिया वो लेने जा रहे हैं मार्केट में वो उनको उसी दाम पे मिल रही है तो फिर पेट्रोल सस्ता करने का क्या फायदा। इफेक्ट जो है वो पास ऑन होना चाहिए, आम जो आवाम है उस तक भी पहुँचना चाहिए रिलीफ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरा क्रिकेट की। पाकिस्तान ने आयरलैंड को दूसरे T20 में हरा दिया है। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 193 रन बनाए और पाकिस्तान ने 19 गेंदों से पहले हदफ अबूर कर लिया। मोहम्मद रिजवान, फखर जमान की सेंचुरी और जबरदस्ती उनकी पार्टनरशिप रही। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। फैसला जो कुल मरहला है वो जाहिर है कल हमें देखने को मिलेगा और मैचेस हम 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त भी देख सकते हैं, जहाँ पर एक आपको जबरदस्त क्वालिटी में लम्हा बलहमा हर बॉल आप बहुत खूबसूरती से कैप्चर ना सिर्फ ये मैचेस बल्कि अब जो आलमी कप होने जा रहा है T20 का उसको भी आप बराह रास्त वहाँ पर 10 स्पोर्ट्स पर मुलाहिजा कर सकते हैं। चलें जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये वो अच्छी बात है कि कम से कम एक मैच अगर हारे तो दूसरा जीत के और अब तीसरा ऑब्वियसली कल पता चलेगा कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और अब ऑब्वियसली ऐसे में अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे होते तो बड़ी लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया और हमारे सोशल मीडिया पे भी बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे कि क्रिकेट के अलावा भी बात हो रही है। हमारे शो की अगर बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में उम्दा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने कहा है जी 10 लाख रुपए पर पर्सन उनको दिए जाएंगे, पर प्लेयर 10 लाख रुपीस उनको दिए जाएंगे। सो ये इनाम का उन्होंने ऐलान कर दिया है और जाहिर है टीम जो है वो फाइनल तक पहुंची है। फाइनल में जाहिर है उनको शिकस्त जरूर हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान वो वापस आ चुके हैं। फाइनल में जाना इतने अरसे के बाद 13 साल के बाद जो है वो फाइनल में हमारी हॉकी की टीम पहुंची है, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और जब जाहिर है वो टीम वापस आई है तो उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया है, फूल निछावर किए गए हैं, गुलदस्ते पेश किए गए हैं और फिर 10 लाख रुपए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इनाम का भी ऐलान किया गया है। यहाँ पे इनाम थोड़ा कम नहीं है, क्योंकि अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो चेयरमैन PCB ने बोला है अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो जनाब पर खिलाड़ी जो $1 लाख थे, पाकिस्तानी रुपीज़ की अगर हम बात कर लें तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। और जो हमारा कौमी खेल है रनर अप्स रहे हैं, बड़ा अच्छे से हमने वहाँ परफॉर्म किया और अनफॉर्चुनेट है कि पूरा मैच हम एंड में आकर जो प्लेंटी जो स्ट्रोक्स हैं उसके ऊपर हम हार गए, लेकिन इनाम सिर्फ 10 लाख रुपए कम है।
बहुत कम है, ऑब्वियसली बहुत कम। बट मुझे ऐसे लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ पर आप उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते थे, वहीं पर वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि अच्छा अब वो आ चुके हैं ज़ाहिरा, अब उनको दावत भी दी जाएगी वज़ीर आज़म हाउस, और जब वहाँ पर जाएंगे तो उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि चले थोड़ा थोड़ा करके आप कम अज़ कम आगे बढ़े, लेकिन हाँ ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। चलें अब थोड़ा मुश्किल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। नेपाल के कोह पैमा ने रिकॉर्ड जो है 29 बार जो है माउंट एवरेस्ट सर करने का रिकॉर्ड जो है बना लिया। 71 साल कोह पैमा ने 28वीं बार बुलंद तरीन चोटी सर करके अपना ही रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर डाला है। उम्र देखें 71 ईयर्स, हमारे यहाँ 71 ईयर्स में पता नहीं लोग खुद से ही सोच लेते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब कोई और आगे की प्लानिंग शुरू हो जाती है। 71 ईयर्स की आप बात करें, अब 40 साल के होने लग जाते हैं, तो अच्छे से 40 साल के हो गए, अब हम क्या करें, अब तो 40 से इस उम्र में ऐसा ही हो जाता है। अब जिन्होंने अपने आप को फिट रखना है उन्होंने फिट रखना है, और वो इस बात को बताते हैं आपको फिर कि एज इज जस्ट अ नंबर। चलें हम और वो देखने में भी नहीं लग रहे 71 साल। क्या 71 साल यहाँ देखा है क्या हो जाता है, अक्सर होगा बाहर भी अगर हम देख रहे होते हैं, दाढ़ी मतलब आपकी सफेद होना शुरू हो जाती है, और ऑब्वियसली आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, हाथ में भी स्टिक आ जाती है, आपके शोल्डर्स भी थोड़े नीचे हो जाते हैं, झुककर चलना शुरू हो जाते हैं, आसार बुढ़ापे के नजर आना शुरू हो जाते हैं, मेडिसिन भी ज़्यादा इतनी मेडिसिन होती है। लेकिन देखिए जिस तरह 29 बार वो माउंट एवरेस्ट पे गए, उन्होंने अपने आप को फिट रखा होगा। चले हम कुछ बात कर लेते हैं, बुलंदी की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में आसमान पर खूबसूरत रंग बिखरने का मंजर जो है वो कैद हो गया है। जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए कायम जो वहाँ पर जो सैटेलाइट लगाई जाती है, जो लाइट होती है, उसके ये मनाजिर हैं जिसको खूबसूरत अंदाज में जो है कैच किया गया है। इस वीडियो को हमने देखा कि वायरल है। ये मंजर इंतहाई मुख्तलिफ और दिलकश है कि इसमें ऐसा लगता है जैसे रंग रक्स कर रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर हर कहीं चर्चे हैं। आसमान पर हसीन रंगों के इस इम्तजाज से ना सिर्फ लोग लुत्फानंदोज हुए हैं, बल्कि हैरत का भी इस पर अंदाज जो बहुत, क्योंकि आसमान पर आप अचानक से पिंक कलर, ग्रीन कलर और इतने खूबसूरत कलर्स, और जाहिर है वो रंग भी एक दूसरे के साथ इस तरह से मर्ज हुए हुए हैं कि वो एक ऐसे लगता है कि पूरी फिजा उन्होंने खूबसूरत रंग कर दिया है। तो जाहिर है रंग जिस तरह आसमान पर रक्स कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है इतनी खूबसूरती के साथ जब हमें एक चीज़ नजर आएगी, तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया दे वेरी लकी। अच्छा, वैसे अमेरिका में ना, और या यूरोप में भी बात करें हम, यूए की बात करें, जो दुनिया के बिजी एयरपोर्ट है, वहाँ पर जहाज़ों की क्यू लगी होती है लाइन में। आफ्टर एवरी 30 सेकंड एक जहाज लैंड कर रहा होता है, तो रात में वैसे वो क्यू कई मील्स तक आप नजर आती है, बहुत अच्छी लग रही होती है वो भी। वेरी नाइस, क्या बात है जी। अच्छा जी, अब और कोई अनोखी चीज़ जो कि आपने आज सर्च की हो हमारे लिए, अनोखी खबर? कोई अनोखी खबर वैसे तो अभी तक हमें इंटरेस्टिंग, हाँ, आसमान से फ्लाई करने वाली, बर्ड की तरह फ्लाई करने वाली, हाँ, तो आपको बताते चलते हैं। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है उन्होंने विंग सूट फ्लाइट का कामयाब उड़ान उन्होंने भर ली है, और 2 पेशा वराना स्काई डाइवर्स जो हैं उन्होंने मार्को फॉरेस्ट से पहले हेलीकॉप्टर से उन्होंने 3000 फीट बुलंदी से छलांग लगाई है, और वो लंदन के टावर ब्रिज के करीब उतरे हैं। विंग सूट के साथ स्काई डाइवर्स ने 45 सेकंड तक परवाज़ की, जिसमें 246 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उन्होंने ज़ाहिर है वो परवाज़ की, और जो रास्ता उन्होंने तय किया वो 1.2 किलोमीटर का फासला था जो कि उन्होंने तय किया है। अच्छा, बहुत खूबसूरत, जब जिस तरह वो मैं बता रही थी ना कि वो टावर तक उतर रहे थे, लेकिन वहाँ तक उतरते उतरते जो 102 किलोमीटर था उसमें उन्होंने खूबसूरत करतब भी किए। एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली आप वहाँ से जंप कर रहे हैं, जंप करने के बाद ऑब्वियसली जब आप वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हवा में वो करतब दिखाना वो ऑब्वियसली बल्कि जो रंग हैं वो भी उनके जो है वो ड्रेस में से निकल रहे थे, बिल्कुल एक फाइटर प्लेन की तरह जाते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। एग्जैक्टली, तो ये थी तरह तरह की खबरें जो हमने आपसे शेयर की हैं। आप भी हमें ज़रूर फीडबैक दिया करें, हमें ज़रूर बताया करें कि ऐसी कौन सी अनोखी खबर है पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर की, जो कि हम बाकी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को हम ज़रूर दिखाएं। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कल किस तरह से माओ का आलमी दिन मनाया गया, वैसे हर दिन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर दिन ही माँ का दिन होता है, और लेकिन क्या होता है कि एक दिन आप डेडिकेट कर देते हैं कि किसी तरह से आप मदरहुड को सेलिब्रेट करें और माँओं को आप अप्रिशिएट करें कि किस तरह से वो घर में रहते हुए भी अपनी औलाद का ख्याल, और कितने चैलेंजेस से वो गुजरती हैं, मदरहुड के कितने चैलेंजेस होते हैं, और किस तरह से मदरहुड को वो एम्ब्रेस भी करती है, क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं वो फ़ख्र महसूस कर रही होती हैं, बट ऑब्वियसली जब बाहर निकलती हैं घर से, तो उस टाइम पर भी अगर देखा जाए तो उनके साथ एक माँ का दर्जा तो रहता ही है, और जाहिर सी बात है माँ की जिम्मेदारियां भी रहती हैं।
बिल्कुल ऐसा है। और हमारी जो माएँ हैं वो फाइटर और कमर्शियल प्लेन भी उड़ा रही हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और मतलब अपनी जो लाइफ है अच्छे तरीके से गुजारने के साथ साथ अपने जो बच्चे हैं उनकी बेहतर परवरिश में भी उनका हिस्सा आपके सामने है कि किस तरह हमारी जनरेशन तरक्की कर रही है। अच्छा, अब ऐसे में ये कहा जाता है आदिल, जिस तरह से आपने बताया कि डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पर जाहिर है अपना बेहतरीन तरीके से किरदार अदा कर रही है ख़वातीन, बट ऐसे में अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पॉलिटिक्स में ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर पाती हैं माएँ, ठीक है, तो क्या चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से बात की जाए, मदरहुड की, तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ जो गेस्ट हैं मल्टी टैलेंटेड हैं, टीवी होस्ट हैं, इसके साथ साथ पॉलिटिशियन हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं इस टाइम, मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मज़े की बातें सुना रहे थे हमें और मौसम से डरा भी रहे थे और दुनिया की बातें भी बता रहे थे, तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मालूमात दी। ठीक, अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ हमने माओं का आलमी दिन मनाया। बहैसियत एक माँ आप कैसे देखती हैं एक पाकिस्तानी मदर को, और किस तरह माँ अपने बच्चे की परवरिश में अहम किरदार अदा करती है? पाकिस्तानी माँ हो, यूरोपियन माँ हो, अरब की माँ हो, कहीं की भी माँ हो, एक औरत होती है और उसका दर्जा अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि कहा कि जन्नत माँ के कदमों पर के नीचे है। लेकिन माँ बेचारी जो भुगतती है वो एक ऐसी दास्तान है जो मेरे ख़्याल में हर आदमी समझता है, लेकिन माँ का लफ्ज़ इतना प्यारा है कि चाहे वो बच्चा गोद में हो, माँ की आंखों में झांकता है तो माँ को नई ज़िंदगी मिल जाती है, चलना सीखता है और माँ सिखाती है तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके साथ चल रही है। बड़ा हो जाता है तो माँ चाहे उसको डांटे तो भी उसको वो डांट नहीं लगती। तो माँ का जो रिश्ता किरदार है, और फिर जब आप पाकिस्तानी माँओं की बात करते हैं तो उसमें माँ रहती है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ हालात हैं, औरत जिसमें से भी गुज़रती है वो उन सब का मुकाबला करते हुए जाती है। बेशक। और मैं सुन रही थी कि आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिशियन औरत है उसको पॉलिटिक्स में आते हुए कितना अरसा गुज़रा है और उसने कितनी जिद्दोजहद की है, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन वो औरत माँ होते हुए फिर आके जब बैठती है असेंबली में तो वो कानून साजी करती है, और वो कानून साजी उसकी सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, वो पूरी कौम के लिए होती है। और अगर उसमें पूरी कौम के लिए होती है, अरे उसमें मर्द और औरत की तफरीक नहीं होती। लेकिन बात ये होती है कि मुझे, अगर मैं हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि आज मैं जिस कानून साजी में हिस्सा ले रही हूँ वो कल मेरे बच्चों के लिए कौन से दरवाजे खोलेगा, कौन सी मुश्किलें आसान करेगा। और उससे पहले औरत जो वहाँ बैठी है उन बेंचेस पर, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अब ये होने लगा है कि जो कानून साजी होती है वो अगर औरत के मुतल्लिक है तो वो उसमें भरपूर हिस्सा लेती है। क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि कोई ऐसा टाइम भी था असेंबली में कि ख़वातीन 1 या 2 होती थी, या फिर 4 या 5 होती थी, लेकिन बाकी पूरी कौम औरतों के सिलसिले में फ़ैसले करती थी, ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। उससे कोई नहीं पूछता था जिसके ऊपर उसका इतलाक़ होने वाला है, जो इन चीज़ों से गुज़रने वाली है। वो बाहर निकले, वो बाहर नहीं निकले, वो बाहर क्यों निकले, मतलब इस तरह के भी मौज़ूआत जो थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम में कितना खुश है कि ख़वातीन रिजर्व सीट्स पर तो आती है, लेकिन इसके साथ साथ जो जनरल नशिस्तें हैं वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट होकर भी पार्लियामान का हिस्सा बन रही हैं। कमाल की बात तो यही है कि रिज़र्व सीट इसलिए रखी गई कि औरतों के लिए जो हमारे पास सिस्टम है इसका इंतखाबात का, वो बहुत महंगा है। महंगा इसलिए है कि बहुत आपको उसमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है। जब असेंबली इसका वोटिंग का दिन हो तो आपको वोटर्स को निकाल के वहाँ पहुँचाना पड़ता है, जिसमें पैसा खर्च होता है, आपको गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं, लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वो तादाद उन ख़वातीन की जो कि जनरल सीट्स पर आती हैं और बाकायदा इंतखाब लड़ती हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें एक चीज़ जो मैं कहूँगी आज, वो ये कहूँगी कि अब ख़वातीन को जो पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा सीटें देनी चाहिए जनरल सीट्स के लिए,
ताकि ये आप बढ़ते बढ़ते वो तादाद बढ़ती जाए। जो रिज़र्व सीट्स हैं वो अपनी तौर पर, और मेरा तो एक ख्वाब है, वो ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये 33%। अच्छा, अभी आप ख़वातीन की बात कर रही हैं, ख़वातीन की जर्नलिस्टों की बात कर रही हैं। सियासी जमातों को बाउंड किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कवानीन में कि 5% मिनिमम टिकट्स आपने लाजमी देना है, लेकिन हम देखते हैं कि अफसोसनाक सूरत हाल है। सियासी जमातें ये जो आइनी और कानूनी मामला है यहाँ पर भी वो नहीं कर पाती। सिर्फ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी जमात दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म भी बनी, तो वहाँ पर ये नज़र आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा एडमायर भी करती है, वेलकम भी करती है ख़वातीन को, लेकिन दीगर सियासी जमातों में अभी भी कुछ कमी दिखाई देती है हमें। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही थी कि वो अपने कल्चर के मोहताज हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं कि हमारे कल्चर में तो ये नहीं है, हमारे कल्चर में ये नहीं। तो कल्चर एक जगह, कानून साजी एक जगह, कानून पर अमल दरामद दूसरी जगह। तो पीपल्स पार्टी की आपने बात की, यकीनन बेनज़ीर साहिबा के ज़माने ने ये देखा कि ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशंस बनाए गए, ख़वातीन को बहुत इनकरेज किया गया कि आज आपको बहुत बड़ी तादाद में पुलिस में ख़वातीन नज़र आती हैं, फ़ौज में ख़वातीन नज़र आती हैं, जहाज़ उड़ाते हुए आपको ख़वातीन नज़र आती हैं। फर्स्ट विमेन बैंक बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में बना, उसकी पहली प्रेसिडेंट एक ख़ातून बनी। तो ये तमाम जो अलामात हैं, जो सिंबल्स हैं कामयाबी के और औरतों के आगे निकलने के, वो भी एक औरत के दम से हुए। बहुत ज़्यादा चीज़ों की बुनियाद जो है वो रख दी जाती है। मेहताब साहिबा, अब जाहिर सी बात है, हम अगर असेंबलियों में ज़ाहिर ज़्यादा ख़वातीन होंगी तो वो ज़ाहिर बच्चों के हवाले से ज़्यादा फ़ैसले कर सकेंगी, बाकी ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा फ़ैसले कर सकेंगी। और ज़ाहिर है एक बड़ी अच्छी बात है कि अब उस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रीब्यूशन है और अपॉर्चुनिटी दी भी जाती है। अपॉर्चुनिटी में ये कहूँगी कि उनका हक उनको दिया जा रहा होता है। अच्छा, वैसे में ज़ाहिर है आज हम मदर्स डे के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने एक माँ की हैसियत से, जाहिर है अब सियासत की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है ना, जब आप सियासत में एंटर होगे, मर्द है औरत है कुछ भी, बस आपकी ज़िंदगी वक्फ है फिर आवाम के लिए, और आपके पास टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को ज़ाहिर है आपको मद्देनज़र रखना भी पड़ रहा होता है। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं मदरहुड के हवाले से, कि एक माँ होने की हैसियत से, और उसके बाद जाहिर है सियासत की दुनिया में कदम रखना और फिर जाहिर है इतना काम करना और नाम बनाना? देखिए, मेरा वो वाला वक्त तो गुज़र गया जब मैं काम भी करती थी, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, छोटे से थे। तो आप यकीन कीजिए कि मैंने न अपने काम में कोताही की, न बच्चों की तरबियत में कोई कसर छोड़ी। यहाँ तक कि उनको जो होमवर्क था, उनको जो पढ़ाना होता था, वो मैं खुद पढ़ाती थी। मैंने कोई ट्यूशन का टीचर नहीं रख के दिया उनको, टिल जो वो आगे बहुत आगे ओ लेवल में, ए लेवल में आए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो मैं नहीं हैंडल कर सकती थी, मुझे नहीं आते थे। लाइक मैथमेटिक्स, आई वॉज वेरी वीक, तो वो तो मैं नहीं कर सकती थी। तो राफे और सुहेब दोनों तो थे उनको तो वो उनको ज़रूरत पेश आई, या साइंस के सब्जेक्ट्स इस तरह के। अदरवाइज बाकी तमाम सब्जेक्ट्स मैं उनको पढ़ाती रही ए लेवल तक। तो वो मैं दफ्तर से आती थी और सेक्रेटरी होती थी, उसके बावजूद मैं दफ्तर से आती थी, उनको होमवर्क मैं खुद कराती थी, सुबह उठ के उनको तैयार करके स्कूल मैं भेजती थी। और उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग मैंने कोई ऐसी नहीं थी जो छोड़ी हो, वो मैं अटेंड करती थी। मेरे मियाँ कभी फील्ड में है, वो इंजीनियर थे, तो वो कभी होते थे कभी नहीं होते थे। तो इन तमाम चीज़ों में मैंने कभी कोताही नहीं की। बच्चों की तालीम, तरबियत, तमीज़ सिखाना, उनको अच्छा इंसान बनाना मेरी ज़िंदगी का मकसद था। अच्छा मेहताब साहबा, ऐसे में आप में कभी मॉम गिल्ट आया? जो कि अक्सर माएँ ये बात करी होती है जी, मॉम गिल्ट है। ज़ाहिर आपने बड़े अच्छे से इस चीज़ को मैनेज किया, बट ज़ाहिर तमाम माएँ अपने 200% दे रही होती है। मैं 100% भी नहीं कहूँगी, 200% दे रही होती हैं, और कोई उनको जज ना करे तो वही बेहतर होता है हर तरीके से। बट अक्सर माएँ ये कह रही होती है ना कि हम जितना भी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर बाहर काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हम शायद कमी छोड़ रही हैं बच्चों की परवरिश में। तो वो एक मॉम गिल्ट, क्या वो आपको कभी फील हुआ ज़िंदगी में? नहीं, गिल्ट कभी फील नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं अपना जो बेहतरीन वक्त है मैं बच्चों के लिए वक्फ कर देती हूँ। जो बाहर अगर बच्चे छोटे से थे तो कोई ना कोई उनको संभालने वाला था। आप यकीन कीजिए, जब मैं बाहर जाती थी, बहुत ट्रैवल करती थी, मेरे बच्चे छोटे होते थे, तो मेरी बड़ी बहन वो छुट्टी लेके मेरे घर आके ठहर जाती थी और बच्चों की देखभाल करती थी।
मैंने कभी भी अपने बच्चों को, न मेरी बहुओं ने अपने बच्चों को मेड्स के हवाले नहीं किया। हमारे घर में हम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते, तो मेरी दो बहुएं, तो अगर उनकी मेड्स भी होती थी, लेकिन अगर वो उनको ट्रैवल करना है तो वो मुझसे पूछती थी कि अम्मी आप इन दिनों में घर पे हैं या आपको कहीं जाना है। अगर मुझे जाना होता था तो वो अपनी चीज़ें मौक़िफ़ कर देती थी कि बाद में करेंगे। और फिर जब वो ट्रैवल करती हैं किसी भी अपने काम के सिलसिले में, तो मैं घर पे होती हूँ देखने के लिए, और मैं बच्चों के साथ जाके सो जाती हूँ और सोती थी। तो ये हमारा एक सिलसिला रहा, ये सोच की बात है। और टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं दादी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपनी पोतियों के साथ रहूं जब उनकी माँ वहाँ पर नहीं है। तो ये गिल्ट वाली चीज़ जो है, वो इस गिल्ट तब होगा जब आप जानबूझ के अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ से वहाँ करने की कोशिश करते हैं। और एक दूसरी चीज़, ज़िंदगी में मेरा ये उसूल रहा कि मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, मेरा घर पहले आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। कोई क़यामत नहीं आती है, लेकिन अगर आप जो है वो सबसे पहले, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बच्चों की परवरिश वो सबसे पहले है। सबसे पहले जो दुनिया में अल्लाह ताला ने मुकद्दस तरीन रिश्ते बनाए, उनमें पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो सबसे बड़ा, और माँ की बात की जाए तो माँ के तो कदमों तले जन्नत है, इससे बड़ा रुतबा क्या हो सकता है। तो जितने लोग हैं, जाहिर है माओ की कदर करें, वो वर्किंग हैं, घर से बाहर जा रही हैं। अब जाहिर है बच्चे बड़े हो रहे होते, बाद में अक्सर गिले भी कर रहे होते हैं, आपने हमें वक्त नहीं दिया, आप तो बाहर ज्यादा काम करते हैं। बट जाहिर सी बात है एक स्टेज आ जाती है जहां पर माओ को अपने लिए भी वक्त चाहिए, लेकिन वो तब भी आपको वक्त दे रही होती हैं। तो अपने माओ की कदर करें, अपने पेरेंट्स। लेकिन जी जी, लेकिन जब ये शिकवा करते हैं ना कि आपने हमें टाइम नहीं दिया, तो वो बदला ले लेते हैं, फिर वो आपको टाइम नहीं देते, वो गायब होते हैं। चले, बहुत शुक्रिया मेहताब अकबर राशिदी साहब, अपना कीमत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एक प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। आज हम वैसे खुशखबरियों पे खुशखबरियां सुनाई जा रहे हैं ना, और वीकेंड भी बड़ा अच्छा गुजरा, कुछ रोज से बड़ी, हफ्ते का पहला दिन बहुत सी खुशखबरियों से भरा पड़ा है। हमने कहा कि जरा पॉजिटिव चीजें शेयर करें। तो आज वैसे खेलों की दुनिया से भी हमने खबर शामिल की हर तरह से। अब जरा कोपहमाई की दुनिया से खबर शामिल करते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पाकिस्तान की मारूफ कोपहमा की बात की जाए, रावलपिंडी की तहसील गुजर खान की नायला कियानी ने नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी माउंट मकालो उन्होंने सर कर ली है, और इस तरह से वो दुनिया की 11 बुलंद तरीन चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुकी हैं। और ये लहराने वाली वो पहली खातून पाकिस्तानी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। नायला कियानी ने ज़ाहिर मर्द खवातीन को पहमाई में 3 साल से कम अरसे में सबसे ज़्यादा चोटियाँ सर करने वाली पहली खातून, पाकिस्तानी खातून को पहमा का उन्होंने एजाज़ भी हासिल कर दिया है। और ज़ाहिर है अब 14 टोटल जो है वो चोटियाँ हैं, बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, और उनमें से 11 वो सर कर चुकी हैं, 3 रह गई हैं। तो अब वो 3 कब करने वाली हैं, इस हवाले से बात करते हैं। नायला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नायला, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा नायला, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे कि वो एक चोटी थी वो आपने सर करनी थी, जो कि ज़ाहिर है आधे रास्ते से आप लोग वापस आ गए थे, तो ये वही है या ये डिफरेंट है? ये एक्चुअली डिफरेंट पीक है। वो लास्ट ईयर शीशा पंगमा तिब्बत चाइना में है। उसके एक्चुअली हम समिट के 400 मीटर, मतलब समिट के बहुत पास से हम नीचे वापस आए थे, क्योंकि एक एवलांच आया था। उसके बाद वी डिसाइडेड कि इट्स नॉट सेफ टू बी ऑन दैट माउंटेन। ओके, तो अभी मतलब दोबारा अभी आपको वहां पर परमिशन नहीं मिली प्रॉब्ली अभी तक? वो एक्चुअली मैं, शेरोज काशिफ फ्रॉम पाकिस्तान एंड सरबाज खान, हम तीनों उसी पीक का वेट कर रहे थे, और नेपाल बैठ के वेट कर रहे थे, लेकिन चाइना ने परमिशन नहीं दी, उन्होंने परमिट इशू नहीं किया। ठीक है, बट ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी रीजंस होंगी, और उसको जाहिर है उसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। और ये हमेशा हम देख रहे होते हैं कि नायला बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती है इस हवाले से कि ठीक है जुनून अपनी जगह होता है, लेकिन साथ साथ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी आपने खुद ही मेक श्योर भी करना पड़ रहा होता है। अच्छा, अब 14 में से 11 होगी, तो ये माउंट मकालो की सबसे पहले अगर बात करें हम, ये कितनी मुश्किल थी और कितना टाइम इसमें लगा, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। ये एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुश्किल पहाड़ था, बिकॉज हम लोग नेपाल, बल्कि मुझे कन्विंस किया गया था, आई वाज़न्ट रेडी फॉर क्लाइंबिंग दिस स्प्रिंग, लेकिन मेरी टीम ने मुझे कन्विंस किया कि अगर बाकी सब गए तो चाइना 5-5, 6-6 साल तक परमिशन नहीं देता है, तो बेस्ट यू
कम नाउ। तो मैं माइंड अपना शीशा पंगमा के लिए बना के गई थी, बट जब वो परमिशन नहीं मिली, देन आई थॉट ओके आई एम हियर नाउ, लेट मी क्लाइंब अनदर माउंटेन, बट इट्स अ वेरी वेरी टफ माउंटेन। मतलब ये K2, नांगा पर्वत, अन्नपूर्णा सबका कॉम्बिनेशन मुझे लगा था, और बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी कि इवन जो उसके बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड मुझे कभी भी ज़िंदगी में नहीं लगी। अच्छा, अब मुश्किलात की अगर आप बात कर रही हैं, आपने 11 चोटियां अब तक सर की हैं, सबसे मुश्किल किस में पेश आई? मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पहाड़ अनयूजुअली गशब्रुम 1 पाकिस्तान में K2 के साथ ही है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। एक तो बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि यूजुअली आपने जैसे बोला सेफ्टी फर्स्ट, तो हम लोग अच्छे वेदर में जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में कभी कभी फोरकास्ट आपकी गलत हो जाती है। तो वो ही G1 पे, गशब्रुम 1 पे हुआ था, फोरकास्ट गलत हो गई थी, वी वर ऑन टॉप ऑलरेडी, और रस्सी नहीं थी, और वी वर अ स्मॉल टीम ऑफ 3 ओनली ऑन द माउंटेन। तो वो सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल लगा था। उसके बाद मकालू, द वन आई क्लाइम्ड लास्ट वीक। तो अभी हो सकता है, हम चाहेंगे वैसे आसानी जरूर हो कि बाकी 3 जो रह गई हैं वो 3 रह कौन सी गई हैं, ये भी हमें बता दें कि कौन से ऐसे पहाड़ जो भी आपसे बच गए हैं, जहाँ अभी तक आपके कदम नहीं पहुंचे। वो कंचनजुंगा एंड धौलागिरी, 2 माउंटेन्स इन नेपाल, एंड एक शीशा पंगमा, वही जहाँ से हम वापस आए थे। और लाइक ये सर, मेरी सबसे दुआओं की अपील है कि प्लीज दुआ करें कि वो भी सेफली, जैसे पिछले माउंटेन समिट हुए, वो भी आराम से हो जाए। अलग नाइला बचपन से बताती हैं कि उनको बड़ा मुहिम जोई का शौक था, लेकिन उनका पहाड़ों से इश्क इतना है कि उन्होंने शादी भी अपनी K2 बेस कैंप पर की थी। नाइला, तो ये बताइए कैसे इतना इंटरेस्टिंग। ये इन्फॉर्मेशन ये मेरे तक भी फर्स्ट टाइम पहुंची है, बिकॉज हमें नहीं पता था ऐसा। क्या नाइला ये दुरुस्त बात है? एक्चुअली मेरी वेडिंग फोटोशूट और मुझे निकाह के बाद वलीमा नहीं करना था, तो somehow I convinced my husband to go there, but he eventually वो नहीं पहुंच पाए K2 बेस कैंप because of a family emergency. So मैंने सिर्फ फोटोशूट किया, वो eventually वो मीडिया पे as a wedding celebration आया, but I didn't actually have a celebration after that. So मेरे लिए वही celebration थी। चले सम हो, आप अपना जो सुर्ख जोड़ा था वो पहनकर K2 बेस कैंप पर मौजूद थी, तस्वीर हमने देख ली आपके। अच्छा ये बताएं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपने की हुई है, मतलब शुरू से ही बुलंदियों का शौक था, खला में तो नहीं गई, ये पहाड़ों पर चली गई आप? था मुझे स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट बनने का शौक, उस तरह पूरा नहीं हुआ। इंजीनियरिंग पढ़ी, इंजीनियरिंग में काम किया, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से खला के पास पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए ये अच्छी बात है, वैसे नहीं तो ऐसे सही, क्योंकि शौक तो शौक होता है और शौक का कोई भी मोल नहीं होता, ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा अब नाइला, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि बाकी की 3 जो पीक्स हैं वो भी आप सर करेंगी, जाहिर है, सो उसका क्या स्केड्यूल सेट किया हुआ है, या कुछ टारगेट आपने रखा हुआ है कि इतने टाइम में, या बस जिस तरह हमेशा से होता है कि यू जस्ट गो विद द फ्लो? To be honest, so far I've been going with the flow, लेकिन usually season होता है हर पहाड़ का, तो 2 पहाड़ possible हैं autumn में, so depending on funding, and then 1 या 2 depending on whether how many I do in autumn। लेकिन मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट स्प्रिंग तक, मतलब 1 साल के अंदर अंदर to complete, अल्लाह ताला ने साथ दिया तो complete these mountains। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे। 14 की 14 पीक्स जो है उसके बाद आप सर कर लेंगी, और ये हम बहुत जल्द इंशाल्लाह एक्सपेक्ट भी करेंगे। नाइला, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाली एक ब्रेक की जानिब स्टे विद अस। तिब के शोबे में डॉक्टर्स के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, इनका किरदार भी बहुत ही अहम तस्वुर किया जाता है, जिसमें नर्सिंग का शोबा ज़ाहिर है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और अगर देखा जाए नर्सिस के हवाले से बात की जाए तो वो ये नहीं देखते कि कौन उनके सामने कि क्या शख्स है, वो किस क्लास का है, उसके रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है। बात यही होती है कि उसके सामने एक मरीज़ है जिसकी खिदमत में वो दिन रात मसरूफ़ रहते हैं। तमाम खिदमत का जो मुआवजा है उस तरह से उनको नहीं मिल पा रहा होता जिसके वो हकदार होते हैं। और दुनिया भर में 12 मई को नर्सिंग के आलमी दिन के तौर पर मनाया गया है, और इस मौका पर तिब के शोबे में उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया है। इस साल आलमी इदारा सेहत ने ये किया है कि नर्सिंग में स्ट्रैटेजिक सरमायाकारी मौशी और समाजी फ़वाइद को अहदाफ का हिस्सा बनाया है। अब ज़ाहिर मरीज़ के इलाज की अगर बात की जाए तो हस्पताल हो या घर हो, नर्सिस की खिदमात को झुटलाया नहीं जा सकता। ब्लड प्रेशर चेक करना, दिल मरीज़ों को हर तरह से उनको इंजेक्शंस देना, उनको तमाम मेडिसिन देना, उनका ख्याल रखना,
चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो अपना फ़र्ज समझते हैं। स्पेशली कोविड-19 की अगर बात की जाए, किस तरह से हमारा नर्सिंग स्टाफ उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और कैसे वो लोगों के जो बेड होता था उसके पास खड़े रहते थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, और कैसे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते। तो ज़ाहिर है ये जो कुर्बानियाँ हैं इसको दुनिया ने देखा भी, और ज़ाहिर है उस दौरान ज़्यादा कदर महसूस हुई लोगों को। लेकिन जाहिर सी बात है, एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 10 मरीजों पर एक नर्स, और जो नाजुक जो सेंसिटिव मरीज होते हैं एक मरीज पर 2 नर्सें मुकर्रर की जाती हैं। अब इस शोबे की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान में अभी तक ये हालात बेहतर क्यों नहीं हो सके, और स्पेशली लोग इस तरह से क्यों देखते हैं कि जो वैल्यू है उस वैल्यू पर उनको नहीं रखा जाता, उस वैल्यू से उनको नीचे ही रखा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं, एक हॉस्पिटल है वहाँ की सीनियर नर्स मैनेजर हैं मुंजा समी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। मुंजा साहिबा, 12 मई कैसे मनाया आपका आलमी दिन? हमने डिफरेंट इवेंट्स अरेंज किए, जिसमें कि पूरा वीक हमने 6 मई से 12 मई तक जो है वो नर्सेज वीक के तौर पे सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने क्विज़ कंपटीशन किया, नर्सेज का नॉलेज एवेलुएट किया कि वो अपने नर्सिंग के बारे में कितना जानते हैं, और फिर इसके अलावा हमने पोस्टर कंपटीशन किया और नर्सेज का जो है हमने एवेलुएट किया कि वो किस तरह से चीज़ें ड्रॉ कर सकती हैं, और ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे हमने सेलिब्रेट किया। देन मेन डे हमारा 11 मई को था जो हमने सेलिब्रेट किया, और उसमें हमने नर्सेज जो डिफरेंट एरिया में काम कर रही हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उनकी परफॉर्मेंस को, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को हमने अवार्ड से नवाजा, ताकि वो इस चीज़ को फील करें, एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेजमेंट ज़ाहिर बड़ी बहुत ज़रूरी होती है। चले, आप एक नोबल वर्क है जो आप लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स को उस तरह से रिकग्नाइज किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन आपके शोबे को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मतलब एक ये अफसोसनाक पाकिस्तान की अगर बात करें तो इसकी वजह आप क्या समझती हैं और कैसा फील होता है इस वजह से? देखें, अगर हम बात करें कि रिस्पेक्ट नहीं है तो शुरू में ये ज़रूर बात थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल्दो ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन शुरू में ये समझा जाता था कि नर्स सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन दे रही है, या जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया उसने उसको बस फॉलो करना है, जबकि अभी ये चीज़ टोटली चेंज है। नर्सिस ने असेसमेंट करनी है, नर्सिस ने पेशेंट को मेडिसिन देनी है, मेडिसिन में उसने देखना है कि कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है, कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो नर्स का रोल बहुत एक्सपेंड हो गया है, और वो सारी चीज़ें फिर उसने टीम को इन्फॉर्म करनी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है कि पेशेंट की प्रोग्रेस क्या है। तो नर्स आज के दौर में एक नॉलेजेबल नर्स है, एक स्किलफुल नर्स है, और डिफरेंट एरिया में, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल केयर की नर्स देखें आप तो उसका काम बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो स्पेशलाइजेशन बहुत आ गई है नर्सिंग में। अच्छा, अब प्रॉपर इस शोबे के अंदर, क्योंकि पहले तो ये था कि आपने कुछ सीख लिया और उसके बाद ज़ाहिर है वो भर्तियाँ हो जाती थी, ऑब्वियसली हमने लेकिन ज़ाहिर है वो भी एक्सपर्टीज़ होती थी कि वक्त के साथ आप सीख भी जाते थे। सो अब इस शोबे के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद आप अपनी जो आपकी प्रेफरेंस होती है उसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। जी, तो उस लिहाज से आपको अलॉट किया जाता है आपका डिपार्टमेंट। अभी देखें, पहले तो सिर्फ नर्स ने पेशेंट की बेड साइड पर आना था। हाँ। अभी अगर एक नर्स ये प्रोफेशन चूज करती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो एजुकेशन की तरफ जा सकती है, वो किसी कॉलेज में जाकर पढ़ा सकती है, वो स्पेशलाइज्ड एरिया में जा सकती है, वो क्रिटिकल केयर में जाए, वो इमरजेंसी में जाए। अभी लिवर ट्रांसप्लांट का एक बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है, वहाँ पर वो काम कर सकती है। डायलिसिस ऑल्सो वन ऑफ द एरिया जहाँ पर वो अपनी एक्सपर्टीज प्रूव कर सकती है कि उसने जो कुछ लर्न किया है वो स्पेशलाइज्ड केयर में वहाँ कर सकती है। अच्छा, हॉस्पिटल में हम देखते हैं मरीज़ आते हैं, मुश्किल टाइम होता है उनके, और बहुत से लोग हैं जो मतलब जल्दी चले जाते हैं, दुनिया से भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो क्रिटिकल होते हैं लेकिन वो जब सेहत याब होकर जाते हैं आपके हाथों से, जब उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी खुशियाँ देखकर कैसा फील होता है? कि अपनी मेमोरीज इस हवाले से शेयर करें। देखिए, ये तो हमेशा एक बहुत प्लेजेंट मोमेंट है कि जब आपका पेशेंट आपके पास से ठीक होकर जाए। अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूं, जब मैं बेड साइड पर काम करती थी तो मैं जिस एरिया में काम करती थी वहाँ ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स होते थे जो कैंसर से सफ़र कर रहे होते थे। तो जब वो ठीक होकर जाते थे, चूँकि उनका लॉन्ग स्टे बहुत ज़्यादा होता था, वो बहुत देर आते जाते थे कीमोथेरेपी के लिए, तो हमारी उनके साथ बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती थी। अच्छा। और जब वो ठीक होकर जाते थे तो ऑफ कोर्स हम बहुत खुश होते थे। और इसी तरह मैं एक और अगर सिचुएशन याद करूं तो मेरी एक फ्रेंड थी, एक बच्चा जो कि कैंसर से सफ़र कर रहा था, जब वो मर गया तो वो भी फैमिली के साथ रो रही थी। तो ये दोनों किस्म की फीलिंग्स ज़ाहिर हैं
हमारे साथ होती अटैचमेंट जाहिर है वो आपकी हो जाती है, और वो ज़रा बच्चों से भी होती है ज़्यादा या फिर बड़ों से ही ज़्यादा हो जाती है? देखें, हम तो डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं। हाँ। जाहिर है उसमें बड़ी एज के लोग भी हैं, मिडिल एज के भी हैं, तो जिसके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। और ज़ाहिर है मरीज़ भी जाते जाते जब वो शिफा, जब मरीज़ नहीं रहते ऑब्वियसली शिफा उनको मिल जाती है, ऑब्वियसली जब वो डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, जाते जाते आपको भी बहुत अच्छे से याद रखते होंगे। बिल्कुल, और समटाइम्स जैसे आप मार्केट में फिर रहे हैं तो आपको कोई मिल जाएगा कि अच्छा, आपको याद है। बिल्कुल, आई एम वन ऑफ योर पेशेंट और आपने उधर मुझे ट्रीटमेंट दिया था। तो देखिए ये इज्जत होती है ना। देखें अब ये जो इज्जत है ना वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, वो अल्लाह ने आपको आपकी खिदमत के सिले में नवाजी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो रिफॉर्म्स हैं, बेहतरी की कहाँ कहाँ ज़रूरत है? हम देख रहे हैं जैसा 10 पेशेंट पे एक नर्स है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि वार्ड्स भरे होते हैं, पूरे वार्ड में 1 या 2 नर्सेज मौजूद होती हैं। और ज़ाहिर आप जिस इदारे में प्रोबेबली काम करी होंगी वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं होंगी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इतना है कि आप ऑब्वियसली ओवरऑल चीज़ों को देखती आई हैं। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है? देखें, इस डिज़ास्टर से हम भी गुजरते हैं एज ए प्राइवेट सेक्टर भी, क्योंकि जब आपकी बहुत सारी नर्सेज एकदम से कोई अनाउंसमेंट आती है कुवैत के लिए जाना है तो सबसे ज़्यादा नर्सेज प्राइवेट सेक्टर से जाती हैं, तो हम भी ऑन एंड ऑफ ये इस शॉर्टेज का सामना हमें भी रहता है। बट हमें कॉलेजेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और नर्सेज जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा हो, ताकि हम नर्स पेशेंट रेशो पेशेंट को अच्छा दे सकें। देखें, अगर एक नर्स के पास कम पेशेंट है तो वो उसके साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है, उसका बिहेवियर ख़राब नहीं होगा और वो इरिटेट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करेगी और अप्रोप्रिएट टाइम देगी तो मेरे ख्याल केयर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि अगर आप उसको फैसिलिटेट करेंगे तो वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे सकेगी। अच्छा, अब सरकारी हॉस्पिटल्स में आदिल, मेरा जब चक्कर लगता है कभी कभार तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो हम अक्सर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं और बाज़ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि नर्सेस किस तरह से बात कर रही हैं लोगों के साथ। ऐसा होता है आपके साथ जनरली? मैं इस चीज को एड्रेस करना चाहूंगी, जाहिर है आपसे बहुत सारे लोग रिलेट कर डॉक्टर भी, इवन डॉक्टर्स भी। मैं डॉक्टर्स के हालात की बात करूंगी कि जाहिर सी बात है वो मरीज जब आ रहे हैं वो इरिटेट हो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो बात करना नहीं चाहते हैं, उनको गुस्सा आ रहा है मरीजों को देख कर। जाहिर है उससे मरीज भी मुतासिर हो रहा है और जो बात ऐसे कर रहा है उसकी अपनी मेंटल हेल्थ भी मुतासिर हुई हुई है। नर्सिस की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली मरीजों की तादाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में नर्सिस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर हम देखें तो उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता, तो इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? जाहिर है प्राइवेट सेक्टर ने हम देखा है कि बहुत अच्छे से उसको अब मैनेज भी कर रहे होते हैं। आप अगर वहाँ चले जाएँ, जाहिर है बेहतरी की गुंजाइश तो है लेकिन अच्छे से उसको लेके चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट लेवल पे हम किसी भी तरह के रिफॉर्म्स नहीं देख रहे होते हैं। देखिए, वहाँ पे भी रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें नर्स पेशेंट रेशो को अप्रोप्रिएट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पेशेंट के लिए रेशो है नर्स का, उसी तरीके से डॉक्टर के लिए भी है। तो देखें, अगर एक नर्स के पास सारा दिन में 20 पेशेंट्स आते हैं लाइक ओपीडी में, मैनेज करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर 100 पेशेंट्स वो देख रही है, तो जाहिर है एटीट्यूड में भी फ़र्क आएगा और चीज़ें मैनेज भी नहीं होंगी और उसको काम जल्दी से वाइंड अप करने की भी जल्दी होगी। तो इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम एक तो नर्स पेशेंट रेशो बेहतर करें, दूसरा हमें ऑनगोइंग उनको कम्युनिकेशन की और एटीट्यूड की ट्रेनिंग्स भी देने की ज़रूरत है, जो कि हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं कि हाउ टू हैंडल योर कस्टमर और डिफ़िकल्ट कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, हरासमेंट की सूरत में आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है और बैक एंड पे आपका इदारा किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब मरीज़ आपके साथ अक्सर औकात देखा जाए तो बहुत सारे उनके अहले खाना बदतमीजियाँ भी कर जाते हैं, ऐसी वीडियोज़ भी हम देख रहे होते हैं, सामने होते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल की सपोर्ट भी चाहिए होती है। स्पेशली इतनी सिक्योरिटी आप फराहम करें हमारी नर्सिस को भी कि किसी की मजाल ना हो कि आप इस तरह से, क्योंकि एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो शिकायत है तो वो शिकायत जाकर उस कंप्लेन वहाँ पर जाकर अपनी दर्ज करवाए, बट ये नहीं कि डायरेक्टली आप किसी के साथ या नर्सिस के साथ हमारे आप मिसबिहेव करें, आप बदतमीजी करें। मुझे साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत एक, जिस तरह से पहले आदिल ने कहा था कि एक बहुत नेक काम है जो आप लोग करें, ज़ाहिर है नौकरी तो अपनी जगह, बट ज़ाहिर है जिस तरह से आप लोग हर वक्त मरीज़ों के लिए अवेलेबल रहते हैं, आप हॉस्पिटल चले जाते हैं और ऑब्वियसली वहाँ पर आप जिस तरह मरीज़ों की देखभाल करते हैं वो वाकई काबिल तहसीन बात है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बात कर लेते हैं क्रिकेट की, बल्कि खेल के मैदान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला मैच हारने के बाद आयरलैंड के खिलाफ दूसरा मैच जीत गई है और सीरीज़ 1-1 मैच से
बराबर हो गई। अब फैसला पता चलेगा कि कौन जीतता है। मैच बड़ा अहम मैच है, आयरलैंड से हमने जीतना है, जिसके बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज है, जिसके बाद बड़ा मुकाबला होने जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का सफ़र करेगा, जहां पर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। ये जून के पहले हफ्ते से इसका आगाज़ हो रहा है। इसके साथ साथ एक और सबीन अच्छी खबर आई खेल के मैदान से, हॉकी से पाकिस्तान इस्लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की है। मतलब खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। क्वालिफाई करना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 13 साल के बाद हॉकी में अगर देखा जाए, इस्लान शाह जो हॉकी टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई किया। सर अब शिकस्त तो हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम 13 साल बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्रीन शर्ट बड़ा अच्छा खेलती नजर आई, फॉर्म में नजर आई हमें, अच्छी बात है। गया दिल जिस तरह से उनको फूलों के गुलदस्ते दिए गए और फूल उन पे निछावर किए गए, जाहिर सी बात है बड़े अरसे के बाद हॉकी की दुनिया से भी बड़ी अच्छी खबर आई है। तो अच्छी खबर खिलाड़ियों के लिए भी ये है कि 10-10 लाख रुपए उनको इनाम वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान जी, वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। ठीक है जी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बेग साहब सबसे पहले ज़रा हॉकी की बात करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने फाइनल्स में क्वालिफाई किया, लेकिन किस तरह से मैं इस बात पे जरूर कहूँगी टीम तो हमारी हमेशा टैलेंटेड, पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, ये तो हमें नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन फाइनली एक्नॉलेज किया जा रहा है, फाइनली उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी बुलाया और अभी बुलाएंगे, जाहिर सी बात है, और 10-10 लाख रुपए इनाम का भी उन्होंने ऐलान किया। किस तरह देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को आप? देखिए सबीन, कहते हैं ना इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुछ साबिक ओलंपियन, कुछ जो कि हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये लड़के जो नामुसाइद हालात में, ना इनके पास नौकरियां हैं, इनका डेली अलाउंस पहले $200 पर डे था, वो कम करके पाकिस्तानी रुपीज में 20,000 रुपए पर डे कर दिया गया। और बहुत सारे मुश्किल थी इनका कैंप, जिस तरीके से 2 कैंप लगे, 2 धड़े हो गए थे पाकिस्तान हॉकी के, और इंतहाई एक जिसे कहते हैं जहनी तौर पर दबाव का शिकार होकर ये खिलाड़ी खेलने गए, और इन्होंने जो परफॉर्म किया तो लाजिम बात है कि अब हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट इन्हें फंड नहीं देती, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान तो किया, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड इसलिए नहीं देती कि माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उस फंड को खा जाते थे और बजाय इसके कि हॉकी की तरक्की पर खर्च करते, वो अपनी तरक्की पर खर्च करने लगे। कोई एतबार करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब इनकी ये जो कारकर्दगी है, ये ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है। और मुझे इस बात कहने में कोई आर नहीं कि अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, हुकूमत को चाहिए कि वो फंड मुहैया करे, धड़ाबंदी खत्म करे और एक सही लाइन पर लेकर जाए। टैलेंट तो मौजूद है हमारे पास, और देखिए अभी तो इस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही, उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। तो आप परफॉर्मेंस देखें, कौमी खेल की अगर बात की जाए, अगर इन्वेस्ट किया जाए जिस तरह हम क्रिकेट पे इन्वेस्ट करते हैं खिलाड़ियों पर, तो ये तो पाकिस्तान का नाम कितना जबरदस्त तरीके से रोशन करेंगे प्लेयर्स हमारे। बिल्कुल सही कहा आपने सबीन, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एतबार नहीं है, कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि माजी में जो फंड दिए जाते थे वो बजाय खिलाड़ियों की तरक्की के लिए, ऑफिशियल्स अपनी तरक्की के लिए खर्च किया करते थे। पाकिस्तान ने 40 साल पहले 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता, उसके बाद से हम गुज़िश्ता 3 ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाए। पाकिस्तान ने 30 साल पहले 1994 में हॉकी का वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद से हम वर्ल्ड कप में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हमारी कारकर्दगी इसलिए जवाल की तरफ गामजन है कि कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। जब 18वीं तरमीम खत्म हुई और वफाकी 18वीं तरमीम जब लगाई आई तो वफाकी वजारत खेल खत्म कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा भट्ट साहब, आप बता दिया आपने जो मसाइल है हॉकी के हवाले से, कौमी खेल है, इसको बेहतर करने की जरूरत है बिलाशुबा, लेकिन अब कुछ क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड एक मैच से सीरीज बराबर हो गई है, क्या लगता है फाइनल कौन जीतेगा? देखिए जिस तरीके से आयरलैंड बैट्समैनों ने बैटिंग की है, पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की बात है कि आपका पेस अटैक शाहीन शाह, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, और जिस तरीके से उन्होंने धुलाई की कल के मजबूत करेगी। पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है कि किस तरीके से पिछले मैच में उन्होंने 183 रन का हदफ अबूर कर लिया था आखिरी ओवर में। तो हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग हमारे लिए परेशानी का बायस है और इसको बेहतर करना होगा, वरना वर्ल्ड कप में आयरलैंड हमारे ग्रुप में है और इसका हमसे मैच जो है वो फ्लोरिडा में है। तो अब देखते हैं कि आयरलैंड कल के मैच में क्या टीम उतारता है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने झटका तो दे दिया है, एक वेकअप कॉल दे दी है। अब कल क्या करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्या रोटेशन पॉलिसी अपनाते हैं, बैटिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो कल पता चल जाएंगे।
अच्छा, ये आजम खान कल बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने जनाब बड़ी कम 10 गेंदों पे गालिबन 30 स्कोर जो है रन किए, 4 फलक शिगाफ छक्के भी उनमें शामिल हैं। बेग साहब ऐसे लग रहा है वो जो ट्रेनिंग थी काकुल की वो काम कर गई आजम खान पे। आजम खान पे ट्रेनिंग तो काम कर गई, लेकिन उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड, इससे पहले उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 29 रन बनाए थे, और जितने रन उन्होंने बनाए थे 9 मैचों में, कल 30 रन बनाकर उससे ज्यादा रन बना लिए। लेकिन बहरहाल अब उन्हें परफॉर्म करना होगा, क्योंकि रिजवान एज अ फील्डर खेल रहे हैं, आजम खान की एज अ विकेट कीपर ही जगह बनती है, वरना आजम खान फील्डिंग में कहीं नहीं एडजस्ट हो सकते। तो मेरे ख्याल में उन्हें परफॉर्म करना होगा। अगर कल का मैच है, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है, इंग्लैंड की सीरीज में देखेंगे। मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय ये कि रिजवान वापस आ जाएंगे एज अ विकेट कीपर, क्योंकि वो बड़े तजुर्बाकार हैं, विकेटों के पीछे से काफी गाइड करते रहते हैं, और उन्होंने जो जिद की थी कि इनिंग्स ओपन करेंगे, तो वही हुआ कि वो दोनों मैचेस में उन्होंने साइम अयूब के साथ इनिंग्स ओपन की है। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ साइम अयूब के साथ बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन की थी, जिस पर रिजवान खासे नाराज भी थे। तो अब लगता है यही है कि पाकिस्तान एक कॉम्बिनेशन बना ले, ताकि पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में अच्छा परफॉर्म करे। 6 जून को हमारा पहला मैच है डैलस में यूएसए से, और 9 जून को हमारा रिवायती हरीफ भारत से न्यूयॉर्क में मैच है, जहाँ 34,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। और सबीन, वहां पर पाकिस्तानी करेंसी में जो टिकट है तकरीबन 7 लाख रुपए का एक टिकट है। आप अंदाजा लगाएं, जो आम मतलब हम तो नहीं, बेग साहब आप मैं मतलब हम तो नहीं समझे ना फिर। लेकिन ओवर अ मिलियन लोगों ने टिकट के लिए सबीन वहां पे अप्लाई किया, मतलब कि 34,000 टिकट्स हैं, और ग्राउंड भी अभी बन रहा है, बल्कि अब तो गालिबन बन चुका होगा, और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टिकट खरीदने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था पाकिस्तान इंडियंस। मेरे ख्याल है बेग साहब आपके, मेरे, हमारे अलावा सबके पास बहुत पैसे हैं। सबके, वो तो इंडियंस के पास है ना सबीन, क्योंकि इंडियंस खरीद लेते हैं, बुक कर लेते हैं, और फिर ब्लैक में बेचेंगे वो। आप देखिए, ये भी एक कारोबार है। हमेशा जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, ब्लैक में बड़े महंगे टिकट बिकते हैं। तो वो लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, जो कारोबारी जहन रखते हैं, वो टिकट्स पहले से अगर उनकी लॉटरी निकल आए ले लेते हैं, और फिर ब्लैक में बेचते हैं। तो कमाई है। छोड़े ये काम एंकरिंग वगैरह का, और मैं भी तजजिया वगैरह ना पेश करूँ, यही काम शुरू कर देते। सही बात, बिल्कुल ज़ाहिर, इल्लीगल काम तो इल्लीगल काम है। जरा खेल की दुनिया से ज़ाहिर ऐसी खबरें जब आ रही होती है, तो उनको हम भी जरा लाइटर नोट पे डिस्कस भी कर रहे थे, बट ऑब्वियसली इल्लीगल चीज़ हमेशा इल्लीगल ही रहती है। सो बेग साहब, अब जाहिर सी बात है, आखिर में ये ज़रूर बताएं कि T20 स्क्वाड आप किस तरह से देख रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए और किसको अब थोड़ा रेस्ट देने की बड़ी ज़रूरत है वर्ल्ड कप के बाद से, क्योंकि वहाँ पर जाहिर है हमारे पास मार्जिन नहीं है कि हम किसी को ट्राई करें या उसके बाद हम वही गलतियाँ रिपीट करें जो कि हमने पहले कर दी। 15 रुकनी स्क्वाड जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। अभी तो तलवार लटक रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सरों पर, क्योंकि 18 में से 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। अभी तक इन्होंने उस्मान खान को ट्राई नहीं किया, इरफान नियाजी को ट्राई नहीं किया, उसके अलावा हारिस रऊफ की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। इब्तिदाई 2 मैचेस नहीं खेले, आया वो फुल्ली फिट है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को 22 मई को टीम का अनाउंसमेंट करना है वर्ल्ड कप के लिए। तो देखें क्या होता है। कॉम्बिनेशन तो यही होगा, कोई मुश्किल लगता है कि कोई 18 के अलावा बाहर से आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 नाम भेजे आईसीसी को। 29 में से आप 15 रुकनी स्क्वाड भेज सकते हैं, लेकिन बाहर यही लग रहा है इन्हीं में से 3 खिलाड़ी बाहर होंगे जो वापस आएंगे, और बकिया जो है वो अमेरिका की यात्रा पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जी खेलों की दुनिया से हमने खबरें आपसे ज़रूर शेयर की और ज़ाहिर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात आपसे कल होगी। खुदा हाफिज़।